हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम लोग 30 जनवरी के करंट अफेयर्स के सेशन को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स में आज हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ। इसमें 5 प्रश्न होंगे। इसके अलावा वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग कुछ प्रश्नों को रिवाइज भी करेंगे और सेशन में अंत में जाते जाते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी छोड़ जाऊंगा, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। इसका पीडीएफ बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं 30 जनवरी के आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। और पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं आज का सेशन। और यह प्रश्न था लास्ट वीडियो का अभ्यास प्रश्न। सुशांत मार्डी व अंशुमन बारिक किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने झारखंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 गोल्ड जीते हैं? आर्चरी, कराटे, लॉन्ग जंप या खो खो? दोस्तों, आपको बता दें, जो कराटे का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ था प्रतियोगिता, उसमें सुशांत मार्डी और अंशुमन बारिक ने गोल्ड मेडल जीता था। यानी ये कराटे का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता था जिसमें सुशांत मार्डी और अंशुमन बारिक ने 2 गोल्ड जीता। यानी कराटे से संबंधित खिलाड़ी हैं ये दोनों। दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी जो झारखंड के हैं, सुशांत मार्डी और अंशुमन बारिक, ये दोनों गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे थे। इंटरनेशनल कराटे में झारखंड में 2 गोल्ड सहित कुल 25 मेडल्स झारखंड को आयोजित हुए थे। और पहला इंटरनेशनल शोटोकान कराटे कंपटीशन का आयोजन हुआ था। और यह जो आयोजन हुआ था नेपाल में हुआ था। 2 दिवसीय आयोजन था अंतर्राष्ट्रीय शोटोकान कराटे प्रतियोगिता। 1 से 2 जून के दौरान 2024 में, जिसमें झारखंड को 2 गोल्ड 7 सिल्वर सहित 25 मेडल हासिल हुए थे। जिसमें से गोल्ड जीतने वाले जो खिलाड़ी कराटे के थे झारखंड के, वो सुशांत मार्डी और अंशुमन बारिक थे। इसलिए ये जरूर याद रखिएगा, सुशांत मार्डी और अंशुमन बारिक झारखंड के कराटे प्लेयर हैं। चलिए दोस्तों, अब नए प्रश्नों के साथ रूबरू हो जाते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, गुमला का मिलेट मिशन किस यूनिवर्सिटी के केस स्टडी में शामिल किया गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? दोस्तों, मिलेट मिशन का नाम आपने सुना होगा। गुमला में पिछले 3-4 वर्षों से काफ़ी चर्चा में रहा है और इससे संबंधित एक केस स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है। यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है इस प्रश्न का। आपको बता दें कि गुमला का मिलेट मिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के केस स्टडी में शामिल किया गया है। यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र अब गुमला का जो मिशन मिलेट मिशन है, उससे संबंधित केस स्टडी में रिसर्च करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे और किसी फाइनल पॉइंट पे भी पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट विषय बन जाता है किसी भी खासकर मार्केटिंग के फील्ड में केस स्टडी। इसलिए मिलेट मिशन का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शामिल होना काफ़ी बड़ी बात है, बड़ा अचीवमेंट भी है। आपको बता दें कि 2022-23 तक मिलेट मिशन योजना के तहत किए गए कार्यों का विवरण है इसमें। और महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम के तहत केस स्टडी के रूप में इसे पेश किया गया है। और उस समय 2022-23 के दौरान जब सुशांत गौरव गुमला के डीसी थे, उस दौरान मिलेट मिशन में बहुत बड़ा काम किया गया था। यानी सुशांत गौरव ने मोटे अनाज के उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी करवाई थी गुमला जिले में। इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि 18 महीनों के दौरान सुशांत गौरव ने रागी की खेती को 1300 एकड़ से बढ़ाकर 30,000 एकड़ तक फैला दिया था। यानी कई गुना ज़्यादा जो खेती होता था पहले, उससे कई गुना ज़्यादा रागी की खेती होने लगी थी। कई गुना ज़्यादा जगह पे रागी की खेती होने लगी थी। मिशन को गति देने के लिए एक अभियान भी चलाया गया था जिसका नाम था धान से
रागी की ओर। आपको बता दें कि वहाँ पे चूँकि पानी की थोड़ी कमी होती है, धान में प्रॉब्लम होता है, और रागी एक ऐसा मोटा अनाज है, या कह सकते हैं कि मोटे अनाज के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है। और वहाँ के किसानों को प्रोत्साहित कर शांत गौरव ने मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित किया, और वहाँ के कृषक जो है रागी और मोटे अनाज की ओर प्रेरित होकर कृषि करना शुरू किए, और काफ़ी लाभ हुआ कृषकों को भी, और ये मिशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। प्रश्न नंबर 2 है, झारखंड के किस जिले के उपायुक्त को उत्कृष्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी का पुरस्कार झारखंड के राज्यपाल के हाथों दिया गया? गुमला, रांची, दुमका या देवघर? दोस्तों फिर से सवाल का उत्तर है ऑप्शन जो है गुमला, यानी ऑप्शन ए। आपको बता दें कि उत्कृष्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी का पुरस्कार गुमला जिले को दिया गया है। गुमला जिला के वर्तमान में जो अधिकारी हैं डीसी उपायुक्त, वो कर्ण सत्यार्थी है। और वैसे बता दें कि कर्ण सत्यार्थी को, गुमला जिले को फिर से प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए चुना गया है, और 2024 के लिए कर्ण सत्यार्थी को पुरस्कृत किया जाना है, यानी गुमला जिले को पुरस्कृत किया जाना है। इसके अलावा इस प्रश्न के संबंध में आपको दोस्तों बता दें कि कर्ण सत्यार्थी जो कि गुमला जिले के वर्तमान में डीसी हैं, उत्कृष्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा सम्मानित किया गया है, और यह सम्मान उन्हें नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन यानी 25 जनवरी को रांची यूनिवर्सिटी में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान किया गया। आपको बता दें कि गुमला में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो 2024 में हुआ था, उसमें शांतिपूर्ण और त्रुटिहीन और सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है, जो झारखंड के राज्यपाल के द्वारा दिया जा रहा है। वैसे कर्ण सत्यार्थी को एक और अवार्ड प्रधानमंत्री के द्वारा इस बार दिया जाएगा। आपको बता दें सिविल सेवा डे पे, जो गुमला जिला के हैं, इन्होंने भी मिलेट मिशन को लेकर काफ़ी काम किया है, जिसके लिए उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। वैसे इस प्रश्न के संबंध में बता दें दोस्तों कि कर्ण सत्यार्थी को उत्कृष्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी के तौर पर सम्मानित तो किया ही गया है। इसके अलावा गुमला जिले की एसडीएम जयवंती देवगम भी हैं, जिन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है रांची में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के कितने पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित किया है? 10, 12, 14 या 15? आपको बता दें कि प्रति वर्ष 26 जनवरी के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस पदक, राष्ट्रपति पदक आदि सम्मानित किया जाता है। वीरता पदक 3 तरह का अवार्ड दिया जाता है, उसमें से इस बार झारखंड के 12 जो पुलिसकर्मी हैं झारखंड के, उन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बिहार झारखंड के एक अधिकारी हैं दोस्तों, रांची जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई राजीव रंजन, जो कि सिक्किम कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा झारखंड के 12 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के 12 पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक यानी मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित किया। इसमें 2 अधिकारी आईजी रैंक के हैं, ये हैं डॉक्टर माइकल राज एस और ए विजयलक्ष्मी, जबकि एक डीएसपी हैं नीरज कुमार और एक इंस्पेक्टर हैं अरुण कुमार। इसके अलावा कुछ एएसआई हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वशिष्ठ कुंवर, संजीव कुमार झा, विजय कुमार, अरविंद कुमार पलित। ये 4 एएसआई हैं जिन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इन 12 लोगों में शामिल हैं। इसके अलावा हवलदार मोहम्मद इकबाल, हवलदार बिंद्राय मुंडारी और 2 महिला कांस्टेबल हैं, मानती खलको और प्रभात देवी। इन लोगों को सम्मानित किया गया है पुलिस पदक से। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस बार झारखंड पुलिस के किसी भी अधिकारी को राष्ट्रपति पदक यानी राष्ट्रपति पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक या वीरता पदक से सम्मानित नहीं किया गया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर जो
पदक दिया जाता है पुलिस कर्मियों को 3 तरह का दिया जाता है। एक राष्ट्रपति पदक, दूसरा होता है वीरता पदक और तीसरा होता है पुलिस पदक, जो कि इस बार झारखंड के 12 लोगों को दिया गया है। तो पुलिस पदक से 12 लोगों को सम्मानित किया गया है और 2025 में किसी भी पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक या वीरता पदक से सम्मानित नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति मंच के सामने झारखंड के किस जिले के स्कूल द्वारा प्रस्तुति के लिए चुना गया था? दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम या साहेबगंज? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्वी सिंहभूम जिले का स्कूल जो है पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को चुना गया था और इस विद्यालय की जो 8वीं से 12वीं तक की छात्राएं हैं, इनकी पाइप बैंड को ये मौका दिया गया था और इस पाइप बैंड ने रोस्ट्रम में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था, उस समय राष्ट्रपति मंच के सामने इन्हें प्रस्तुति का मौका दिया गया था। 25 छात्राएं इस टीम में शामिल थी और इन 25 छात्राओं की जो बैंड थी, पाइप बैंड, इन्हें राष्ट्रपति मंच के सामने अपनी प्रस्तुति का मौका मिला था और 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन लोगों ने बखूबी सफलतापूर्वक अपनी प्रस्तुति भी दी है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको वुडन कॉटेज का निर्माण किया गया है? तिलैया डैम, दलमा रेंज, नेतरहाट या मसानजोर डैम? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, मसानजोर डैम में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको वुडन कॉटेज का निर्माण कराया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 25 जनवरी 2025 को। आपको बता दें कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मसानजोर के ढाजापाड़ा पहाड़ी पर इसे बनाया गया है इको कॉटेज को, जिसका उद्घाटन किया गया 26 जनवरी के एक दिन पहले, जब मुख्यमंत्री 26 जनवरी को झंडा फहराने दुमका गए हुए थे। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने, राज्य में पर्यटन के साथ पर्यावरण का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से इस इको फ्रेंडली रिजॉर्ट बनाया गया है। इस पे कुल लागत आई है लगभग 7 करोड़ रुपए और झारखंड सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इको रिजॉर्ट के रूप में वुडन कॉटेज तैयार कराया गया है। ये पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया कॉटेज है और पूरी तरह से यह वातानुकूलित है। इको फ्रेंडली रिजॉर्ट है जिसमें 25 कॉटेज है, जिसमें से 10 प्रीमियम क्वालिटी के और 15 जो है वो डिलक्स है। यहाँ पे कैफेटेरिया, जिम, पार्किंग, स्पीड बोटिंग आदि की सुविधा है और इको टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए इको वुडन कॉटेज बनाया गया है मसानजोर डैम के नज़दीक पहाड़ पर। दोस्तों इसके अलावा मसानजोर डैम काफ़ी चर्चा में रहने वाला डैम है, काफ़ी प्रसिद्ध डैम भी है जो कि मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। इसके बारे में भी बता देते हैं कि मसानजोर डैम जो है दुमका में स्थित है और इसका निर्माण मयूराक्षी नदी पर किया गया है। चूँकि कनाडा की वास्तुकला शैली में ये निर्मित है, पियर्सन के द्वारा बनाया गया है आर्किटेक्ट, और यही कारण है कि इस डैम को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। मसानजोर डैम या कनाडा डैम के नाम से ये जाना जाता है। दुमका में स्थित मसानजोर डैम जो मयूराक्षी नदी पर स्थित है और इसका निर्माण 1955 में हुआ था। 16,650 एकड़ में फैला हुआ यह बांध 155 फीट ऊंचा और 2,170 फीट लंबा है और झारखंड और पश्चिम बंगाल मिलकर इसका लाभ उठाती है, लेकिन अधिकतर आज के दिन भी इसका लाभ पश्चिम बंगाल को ही मिल रहा है, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी होता रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी है वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की, और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कुछ प्रश्नों को। किस मध्य अफ्रीकी देश में फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी हो गई है? आपको बता दें कि कैमरून में ये फंसे हुए थे, मध्य अफ्रीकी देश में। करीब 47
मजदूर थे वो वापस आ गए हैं झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया में कौन सा हैशटैग अभियान चलाया गया था? आपको बता दें, मम्मी पापा वोट दो, ये अभियान चलाया गया था चुनाव से पहले मतदाता जागरूकता के लिए, और ये छात्र छात्राओं के लिए था जो 6 से 12 तक के बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उनको अपने माता पिता को पत्र लिखना था, और यही था अभियान, ताकि वो अपने माता पिता को प्रेरित कर सके मतदान केंद्र में जाने। किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियुक्ति संतोष गंगवार द्वारा की गई है? आपको बता दें कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 164 ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी, और यही अनुच्छेद 164 है। वही अनुच्छेद 164(3) की बात करें दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति को ये अधिकार दिलाता है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। जनजातीय शोध संस्थान केरल द्वारा आयोजित नेशनल आर्चरी कंपटीशन में झारखंड के तीरंदाजों को कितने गोल्ड मिले थे? आपको बता दें कि झारखंड के तीरंदाज को 4 गोल्ड मिले थे। नेशनल आर्चरी कंपटीशन का आयोजन किया गया था केरल में जनजातीय शोध संस्थान के द्वारा। अभ्यास थंडरबोल्ट का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों आपको बता दें, यह अभ्यास रांची में किया गया था और एनएसजी के द्वारा किया गया था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। और नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में जो एरिया है, संवेदनशील एरिया जो नक्सल प्रभावित है रांची में, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। अगर इस थंडरबोल्ट अभ्यास की बात करें तो इसका उद्देश्य था कि संभावित जो नक्सली खतरे हैं उसका पूर्वानुमान लगाया जा सके। इसके अलावा कई बार नक्सली जो बंधक बना लेते हैं उनको छुड़ाने का अभ्यास, इसके अलावा जो आईईडी होता है जिसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कहते हैं, उसका पता कैसे लगाया जा सके, जो नक्सली बिछा के रखते हैं आर्मी या पुलिस वालों के लिए, उसका पता लगाने के उद्देश्य से इस अभ्यास को किया गया था रांची के नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न है, माणिक लाल हेम्ब्रम को झारखंड में किस पद पर नियुक्ति दी गई है? आपको बता दें कि विधानसभा सेक्रेटरी के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है। अभी तक वो सेक्रेटरी से पहले वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर कार्य कर रहे थे। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? आपको बता दें कमल किशोर सोन है जिन्होंने ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है, झारखंड के हैं। झारखंड में किसानों के खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में ग्रेड ए किस्म के धान की फसल के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सहित कितने रुपये एमएसपी तय किया गया है? आपको बता दें कि 2450 रुपया तय किया गया है एमएसपी। ये झारखंड सरकार द्वारा दिया जाने वाला एमएसपी है। वैसे केंद्र सरकार ने 2320 रुपया एमएसपी तय किया था ग्रेड ए धान के लिए, और झारखंड सरकार 100 रुपये बढ़ाकर दे रही है, यानी 2420 रुपये दे रही है प्रति क्विंटल झारखंड के किसानों को ग्रेड ए किस्म के धान के लिए। जबकि जो नॉर्मल धान है, जिसे कहते हैं कि जो ए क्वालिटी का नहीं है, इससे थोड़ा लो क्वालिटी का है, उसके लिए 2300 रुपया केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था, और झारखंड सरकार 100 रुपया बढ़ाकर 2400 रुपया किसानों को दे रही थी एमएसपी। तो सामान्य धान के लिए आप कह सकते हैं कि झारखंड सरकार 2400 रुपया, और ग्रेड ए धान के लिए 2420 रुपया एमएसपी पे कर रही थी झारखंड के किसानों को। नेक्स्ट प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को किस टायर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की घोषणा 5 दिसंबर 2024 को की? यह है यूरोग्रिप टायर, जो अधिकतर 2-3 पहिया वाहन के लिए टायर बनाती है। यूरोग्रिप, जिसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में कुछ बदलाव के बाद कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों आपको ये प्रश्न है, थोड़ा सा
अटपटा लग रहा होगा। ये ऐसा प्रश्न था जिसमें ऑप्शन डी सही था, उपरोक्त सभी। वैसे आपको इस प्रश्न में बता देते हैं कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। आपको बता दें, ये उच्च शिक्षा के लिए दिया जाने वाला एक ऋण है। इसके तहत दिया जाता है छात्रों को 15 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है इससे। और इसमें जो त्रिपक्षीय करार होता था उसकी बाध्यता अब समाप्त कर दी गई है, ये चेंज आया है। 15 लाख तक का जो लाभ था वो तो वैसा ही है जो छात्रों को दिया जाएगा ऋण का। इसके अलावा त्रिपक्षीय करार की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। पहले गवर्नमेंट, बैंक और छात्रों के बीच करार होता था, अब सरकार बीच में नहीं आएगी बल्कि बैंक और जो स्टूडेंट है ये दोनों के बीच ही एग्रीमेंट होगा। इसके अलावा दूसरे राज्यों से डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थी को भी योजना का लाभ होगा। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। जो झारखंड में एजुकेशन ले रहे थे, डिप्लोमा कर रहे थे, उनके लिए ही ये योजना थी। अब जो बाहर से डिप्लोमा करके आएंगे परंतु वो झारखंड के मूलवासी हैं, निवासी हैं, तो उन्हें इस योजना से लाभ मिलेगा। कुछ और प्रश्न है दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं। और ये रिवीजन प्रश्न ही है। और यह प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस पार्क में किया गया है। ये बांसेरा पार्क है दिल्ली में, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में बांसेरा पार्क में 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार ने काशी विश्वनाथ की तरह कितने एकड़ में वैद्यनाथ कॉरिडोर निर्माण के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। दोस्तों 33 एकड़ जमीन पे बनेगा विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही वैद्यनाथ कॉरिडोर। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक शोध रिपोर्ट के अनुसार पिछले 200 वर्षों में कितने लोगों का झारखंड से पलायन होने की बात कही गई है। दोस्तों TRI के द्वारा एक शोध कराया गया था। इसमें कहा गया है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग पिछले 200 वर्षों में झारखंड छोड़कर दूसरे जगह चले गए हैं, विदेश में या फिर झारखंड से अलग दूसरे राज्यों में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में दिसंबर 2024 के प्रथम सप्ताह में किस चक्रवात का असर देखा गया था। आपको बता दें दोस्तों, यह फेंगल था जिसका असर देखा गया था झारखंड में भी। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। और जाते जाते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी छोड़ जाते हैं। और यह प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए अफ्रीका की कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बोमा, सोमा, डोमा या रोमा। दोस्तों इसका जवाब दीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब देंगे अगर आप मेरा पिछला वीडियो कई दिनों से लगातार देख रहे हैं तो। खैर नेक्स्ट वीडियो में इसे हम लोग डिटेल में देख लेंगे। आपको बताएंगे कि किस तकनीक से झारखंड में बाघों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, जो कि अफ्रीका में अपनाया जाने वाला ये है एक टेक्निक। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।